प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के आगे के प्रसंग को देखेंगे। हमने 5 पद्य तक की व्याख्या अपने पूर्व वीडियो में पढ़ी थी। प्रस्तावना समाप्ति के बाद अब हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो मुख्य कथा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है और आज इस वीडियो में हम 6 से 9 पद्यों की व्याख्या करेंगे। आगे प्रस्तावना की समाप्ति के बाद रंगमंच पर मृग का पीछा करते हुए धनुष बाण हाथ में लिए हुए रथ पर आरूढ़ राजा और सारथी का प्रवेश होता है। सारथी राजा और मृग को देखकर राजा से कहता है कि हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च आदिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम। अर्थात कृष्ण सार मृग पर और आदिज्य कार्मुके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए त्वयि आप पर ददत चक्षु दोनों पर एक साथ दृष्टिपात करते समय आप मुझे साक्षात मृगानुसारिणम मृग का पीछा करते हुए पिनाकिनम पश्यामि इव शिव के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात सारथी कहते हैं कि हे राजन, कृष्ण सार मृग और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप दोनों को जब मैं एक साथ देखता हूँ तो आप मुझे मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए साक्षात उस शिव की भांति दिखाई देते हैं। यहाँ इस पद्य में एक अंतरकथा की ओर संकेत किया गया है। प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में जब उनके पति शिव जी की निंदा होती है तो उनकी जो पुत्री भवानी है वह उस निंदा को सहन नहीं कर पाती, अपने पति शिव की निंदा को सहन नहीं कर पाती हैं और उस यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग देती हैं, जिससे कुपित होकर शिव जी अपने ससुर दक्ष का वध करने के लिए उनके पीछे भागते हैं और तब वह यज्ञ मृग का रूप धारण कर भागने लगता है तो शिव जी उनका पीछा करते हैं। तो उस प्रसंग की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है कि इस समय राजा भी मृग का पीछा करते हुए उस शिव के समान ही दिखाई दे रहे हैं। राजा सारथी से कहते हैं कि सूत दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टायम पुनरिदानीम अपि, कि यह मृग हमें बहुत दूर तक ले आया है और इस समय भी यह ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति शनने वद दृष्टि पश्य अर्धेन प्रविष्टे शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्वे अर्धावलीडे श्रम विपरीत मुखवंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्य उदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम और्व्याम प्रयाति। इस पद्य में राजा के द्वारा मृग की स्वाभाविक गति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मृग पीछा करते हुए राजा को देखता है और अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। उसी के स्वाभाविकता का बड़ा ही सुंदर मनोहर चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। अनुपतति अर्थात पीछे दौड़ते हुए
शयनने रथ पर मुहुः बार बार ग्रीवाभंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने से मनोहरता पूर्वक बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ पश्य अर्धेन प्रविष्टे शरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम। शरपतन भयात बाण लगने के भय के कारण पश्य अर्धेन पिछले आधे भाग से पूर्व कायम अगले भाग में भूयसा बहुत अधिक प्रविष्ट होता हुआ दर्वेई अर्धावलीडई श्रम विवृत मुख व्रंशिवी कीर्ण वर्तमा। श्रम थकान के कारण यानी दौड़ने की थकान के कारण विवृत खुले हुए मुख से व्रंशिवी गिरते हुए अर्धावलीडई आधे चबाए गए दर्वेई कुशों से कीर्ण वर्तमा व्याप्त मार्ग वाला उदग्र प्लुत्वात् ऊंचा उछलने के कारण बियति आकाश में बहुतरम बहुत अधिक उर्व्याम और पृथ्वी पर स्तोकम बहुत कम प्रयाति चल रहा है। पश्य हे सारथी देखो। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत राजा दुष्यंत अपने सारथी से भागते हुए मृग की चेष्टाओं का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन करते हुए कहते हैं कि भय के कारण यह मृग इतना तीव्र गति से दौड़ रहा है और इतना ऊंचा उछल कर दौड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो ये धरती पर बहुत कम और आकाश में बहुत अधिक भाग रहा हो। इसका इस तरीके से भागना, इसकी इस तरीके की जो तीव्र गति है वह अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही है। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत राजा के द्वारा मृग की स्वाभाविक तीव्र गति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार यह मृग जब रथ पीछे दौड़ रहा है ऐसे में बार बार मनोहरतापूर्वक अपनी गर्दन को मोड़कर उस रथ की ओर देख रहा है कि कहीं वो मेरे नज़दीक तो नहीं आ गया है, और कभी वह बाण पिछले भाग में नहीं लग जाए इसलिए मानो पिछले भाग को पूर्व भाग में अधिक मिला रहा है या प्रविष्ट कर रहा है। और दौड़ते दौड़ते चूँकि वो थक गया है तो उस परिश्रम जन्य थकान के कारण उसका मुख खुल गया है और उसके मुख से आधी चबाई गई जो घास है वो गिर रही है, जिससे कि मार्ग व्याप्त हो गया है। और ऐसे में तीव्र गति से उछलने के कारण वह आकाश में बहुत अधिक और पृथ्वी पर बहुत थोड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पद्य में स्रग्धरा छंद है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भयानक रस का प्रयोग किया गया है। आगे राजा कहते हैं कि तत् एष कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय समृत हैं। इस प्रकार पीछा करते हुए भी ये मेरे लिए मुश्किल से देखे जाने योग्य हो गया है। सारथी कहते हैं आयुष्मन उद्घातिनी भूमिर इति मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः, कि हे आर्ये उबड़ खाबड़ नतोवनत भूमि होने के कारण मेरे द्वारा लगाम को संयमित कर लिया गया है, जिससे कि रथ का वेग कुछ कम हो गया है। तेन इसलिए मृग एष भी प्रकृष्टा अंतरहा समृत हैं, ये मृग हमारे लिए मुश्किल से देखने योग्य हो गया है। संप्रति समदेशवर्तीनि स्ते न दुरासदो भविष्यति, अब ये हमारे लिए दुर्लभ नहीं होगा। राजा मार्ग समतल आ गया है तो इसलिए अब ये हमारे लिए दुर्लभ नहीं होगा, अर्थात हम शीघ्र इसकी पहुँच तक पहुँच जाएंगे। राजा कहता है तेन ही मुच्यंताम अविश्वः, अर्थात तो शीघ्र लगाम को छोड़ो। सारथी कहते हैं यद आज्ञाप्यति आयुष्मान,
कि जैसी चिरंजीव आज्ञा देते हैं, रथ वेगम निरूप्य, रथ की गति को देखकर आयुष्मान पश्य पश्य, हे आयुष्मान देखिए देखिए। मुक्तिषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चमर शिखा निवृतोर्ध्व कर्णा, आत्मोद्दतेरपि रजोभि अलंघनीया, धावन्ति अमी मृग क्षम्येव रथ्यः। पूर्व पद्य में मृग की स्वाभाविक गति का वर्णन किया गया था। यहाँ इस पद्य में सारथी के द्वारा रथ की स्वाभाविक गति का वर्णन किया जा रहा है कि रथ लगाम छोड़ दिए जाने पर किस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा है। मुक्तिषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, अर्थात रश्मिषु लगाम के, मुक्तेषु छोड़ देने पर, निरायत पूर्व काया जिसके शरीर का पूर्व भाग अत्यंत फैल गया है, निष्कंप चंवर शिखा और जिसकी कलंगी या चंवर शिखा निश्चल हो गई है, निवृतो ऊर्ध्व कर्णः, दोनों कान खड़े तथा निश्चल हैं, आत्म उद्दतेर अपि रजोभि अलंघनीयः, जो कि आत्म उद्दते अपने द्वारा उड़ाई गई भी रजोभि धूल से अलंघनीय है, अर्थात उल्लंघनीय नहीं है। धावन्ति अमी मृग जवाक्षमेव रथ्या, ऐसे अमी रथ्या ये रथ के घोड़े, मृग जवाक्षम्या मृग के वेग को न सहन करते हुए धावन्ति दौड़ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर सारथी कहता है कि चूँकि न तो अवनत भूभाग होने के कारण मेरे द्वारा लगाम को खींच लिया गया था, जिसके के कारण घोड़ों की गति कुछ कम हो गई थी, किंतु अब चूँकि समतल भूभाग आ गया है और मैंने लगाम को फिर से उस गति में ले लिया है, लगाम को मैंने छोड़ दिया है, इससे फिर घोड़े उसी तीव्र गति से भागने लगे हैं और इस तीव्र गति के कारण, तीव्र वेग के कारण उनके शरीर का अग्रभाग लंबा चौड़ा हो गया है। मस्तक पर शोभा के लिए बंधी हुई कलंगी निष्कंप हो गई है, दोनों कान खड़े हुए हैं और निश्चल हैं और तीव्र गति के कारण जो उनके खुरों से धूल उड़ रही है वह उनके शरीर का स्पर्श नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये रथ के घोड़े मृग के वेग को सहन नहीं कर पाने के कारण तीव्र गति से दौड़ रहे हो। यहाँ इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है, साथ ही इसमें वसंत तिलका नामक छंद है। आगे राजा सत्यम अतिथ्य हरितो हरिंश्च वर्तन्ते बाजी ने तथा ही, राजा कहते हैं सारथी से कि सत्य है, यानी बिल्कुल सत्य, आपने सही कहा। बाजीनहा ये घोड़े, हरितो हरिंश्च सूर्य और चंद्रमा के घोड़े का भी अतिथ्य अतिक्रमण कर रहे हैं। तथा ही जैसे कि यदालोके सूक्ष्मं रजति सहसा तद विपुलतां, यद अर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानम् इव तत् प्रकृतया यद वक्रं तद अपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात। यहाँ राजा सारथी से कहते हैं कि रथ जवात, रथ के तीव्र गति के कारण यत जो वस्तु आलोके देखने में सूक्ष्मम अत्यंत छोटी दिखाई पड़ती है, तत् वही वस्तु सहसा अचानक विपुलताम व्रजति विपुलता को प्राप्त हो जाती है। यद अर्थे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत्, और यत जो अर्धे विच्छिन्नम भवति आदि टूटी हुई सी होती है, तत् वह
कृत संधाना भी मानो जोड़ दी गई प्रतीत होती है। प्रकृतया यद वक्रम तद अपि समरेखम निर्णयो, और यत जो प्रकृतया स्वभाव से वक्रम टेढ़ी होती है, तद अपि वह भी निर्णयो समरेखम नेत्रों को समान परिलक्षित होती है। न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे, रथ की इस तीव्र गति के कारण ही मेरे लिए किंचित कुछ भी न दूरे, ना तो दूर है, क्षणम अपि न पार्श्वे, और क्षण भर भी मेरे समीप नहीं जान पड़ता है। अर्थात राजा सारथी से कहते हैं कि इस समय रथ की गति इतनी तीव्र है कि कोई वस्तु जो कभी देखने में छोटी दिखती है, वही कुछ दूसरे क्षण में ही बड़ी दिखाई देने लगती है, बड़ी प्रतीत होने लगती है। जो वस्तु आदि टूटी हुई सी प्रतीत होती है, वही एकाएक जोड़ दी गई सी दिखाई देने लगती है। जो वस्तु स्वभाव से वक्र होती है, वह भी मानो सीधी सी दिखाई देने लगती है। और इस रथ की तीव्र गति के कारण ही ना तो कुछ भी पल भर के लिए मेरे समीप रह पाता है और ना ही कुछ मुझसे दूर होता है। इस प्रकार इस पद्य में कवि के द्वारा रथ की गति का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। हम भी यात्रा करते समय रेल या वायुयान इत्यादि के माध्यम से इसका अनुभव करते हैं कि उनकी तीव्र गति के कारण किस प्रकार कोई भी वस्तु हमें पल भर में ही हमारे लिए नज़दीक हो जाती है और पल भर में ही दूर हो जाती है। इस पद्य के अंतर्गत स्वभावोक्ति अलंकार है, साथ ही यहाँ कुछ कुछ विरोधाभास की भी अनुभूति होती है, और इस पद्य में शिखरणी छंद है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। इसके आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।